नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मास्टर के पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। तो हमने हिंदी साहित्य इतिहास को क्रमवार पढ़ने की कोशिश की है और हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आदिकाल हिंदी साहित्य इतिहास का पहला भाग है जिसकी समय सीमा जो है 650 से 1350 ईस्वी तक माना जाता है या फिर 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहाँ हम कहीं कहीं देखते हैं 650 भी रहता है या फिर 1050। तो जो 1050 ईस्वी है इसी को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक आदिकाल माना जाता है। फिर देखिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से जो आदिकाल है, तो आदिकाल के विषय में विद्वानों में उसके नामकरण को लेकर के विवादास्पद है और उसी को अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल के बारे में अपना अपना नामकरण किया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आदिकाल के विषय में कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या नाम रखा है। तो देख, इसी पर जो है ना वो प्रश्न बनते हैं कि ये आदिकाल को इस नाम को किसने कहा है। तो इसी पर आधारित देखिए कि सबसे पहले आदिकाल को चारण काल कहा है, तो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। फिर आगे देखिए, दूसरा है प्रारंभिक काल, उसको किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। फिर आदिकाल को बीज वपन काल जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर वीर गाथा काल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर सिद्ध सामंत काल जो है वो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। फिर देखिए कि आदिकाल जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और फिर संधि एवं चारण काल जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो इस पर जो है वो प्रश्न बनते हैं कि जैसे आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, तो वहाँ हम आंसर मारेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर आगे देखिए कि फिर आगे प्रश्न बन जाएगा कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो हम कहेंगे कि मिश्र बंधुओं ने कहा है। फिर तो इस तरह से देखते हैं कि हम जो नामकरण जो किया गया है, तो जो इसके प्रयोक्ता हैं, जो जिसने नाम रखा है, तो इस पर आधारित आदिकाल के संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिर आगे है काव्य प्रवृत्तियाँ, अर्थात कि उस समय जो है वो किस प्रकार के काव्य की प्रवृत्तियाँ रहीं, किस तरह के काव्य लिखे गए। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग रहा उस समय के काव्य में। तो डिंगल और पिंगल का मतलब होता है, तो डिंगल का मतलब होता है कि वो सारे शब्दों का प्रयोग जो कर्कश शब्द हैं, जो कानों को अप्रिय लगते हैं, जो सुनने में अच्छा एकदम नहीं लगता है, तो उसको हम लोग डिंगल भाषा कहते हैं। और जो पिंगल होता है वो पिंगल कर्ण प्रिय होता है, यानी कि जो कानों को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है सुनने में। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डिंगल शब्दों का लोप होता गया और पिंगल भाषा अपना परचम बनाता गया। तो इस तरह के जो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग जो है वो आदिकाल के काव्यों में हुआ। फिर जो वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग भी हुआ उस समय के काव्य में। तो वीर का मतलब होता है कि जिसमें शौर्यता का हो, जिसमें पराक्रम हो, तो उस पर आधारित जो काव्य लिखे गए वो आदिकाल में काव्य लिखे गए। फिर श्रृंगार रस जो है वो श्रृंगार का कहने का मतलब है कि जिसमें विरह का वेदना हो, जिसमें मिलन का चर्चाएँ हो, तो वो सारे जिस आधारित पर जो साहित्य लिखे गए वो साहित्य आदिकाल में लिखे गए। फिर आगे है युद्ध वर्णन में सजीवता। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आदिकाल में जो भी काव्य लिखे गए उस काव्य में जो कवियों ने रचनाएं की, उस रचनाओं में ऐसा लगता था कि जैसे कवि खुद वहाँ आँखों देखा हाल को अपने काव्य में लिख रहे हैं। तो उस तरह से हम देखते हैं कि आदिकाल में जो है वो युद्ध वर्णन में सजीवता। तो ये आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ रही। अब देखिए कि उस समय की जो काव्य कृतियाँ रही वो किस तरह की रही। आदिकाल में जो कृतियाँ जो रचनाएँ हुई वो किस तरह से हुई। तो सबसे पहला प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ। तो आदिकाल में प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ कौन कौन रही? तो प्रबंधात्मक यहाँ कहने का मतलब है कि जिसमें एक कथा शुरू से लेकर के अंत तक चलती रहे और बीच बीच में गौण कथाएँ आती हैं, तो उसको हम लोग प्रबंधात्मक कहते हैं। तो प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ आदिकाल में कौन कौन रही? तो पहला रही कीर्तिलता और दूसरी कीर्ति पताका। तो इस कीर्तिलता और कीर्ति पताका के जो रचनाकार हैं वो हैं विद्यापति। फिर आगे देखिए कि मुक्तक काव्य कृतियाँ। मुक्तक यहाँ कहने का मतलब है कि जिसमें एक छंद दूसरे छंद से कोई संबंध नहीं रखता हो, ठीक है। तो उस तरह की जो आधारित काव्य कृतियाँ लिखी गई उसको हम लोग मुक्तक काव्य कृतियाँ कहते हैं। तो जिसमें से देखिए पहला आता है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, ठीक है।
तो हमने यहाँ देखा कि आदिकाल की जो काव्य प्रवृत्तियाँ किस तरह की रहीं और जो काव्य कृतियाँ लिखी गई वो किस तरह की रहीं। तो आदिकाल में अब हम पढ़ेंगे, विद्यापति को भी पढ़ लेंगे और अमीर खुसरो को भी पढ़ेंगे। तो देखिए, विद्यापति जो है उसको जातीय कवि कहते हैं। तो विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था? तो विद्यापति को जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा था। विद्यापति को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो उसे उपाधि दी गई थी। तो विद्यापति को अभिनय जयदेव भी कहा जाता है और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिस पर आधारित प्रश्न बनते हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, तो हम वहाँ कहेंगे कि विद्यापति को कहा जाता है। फिर पूछा जाता है कि अभिनय जयदेव किस कवि को कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो यही 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला है कीर्तिलता, दूसरा है कीर्ति पताका जो अवहट भाषा में लिखा गया है, फिर एक और है पदावली जो मैथिल भाषा में लिखा गया। तो विद्यापति की जो पदावली रचनाएं थी उसी रचनाओं के कारण उसको मैथिल कोकिल कहा गया है, क्योंकि वह मैथिली भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली का आदि कवि है, जिसको इस नाम से अभिहित किया जाता है कि खड़ी बोली का आदि कवि कौन है, तो हम कहेंगे कि अमीर खुसरो है। इसका जो नाम था वो नाम था पहले अबुल हसन, और वो किसके जो शिष्य थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो हम कहेंगे कि निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे। और जो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं पहली, मुकरी और खलिक बारी। तो यहाँ आपने जितने सारे बोर्ड पर लिखा हुआ जो भी टॉपिक को देख पा रहे हैं, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम उन्हीं सारे टॉपिकों, उन्हीं सारे बातों को यहाँ लेकर के आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ क्रमवार हिंदी साहित्य इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज हमने पढ़ा आदिकाल। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आदिकाल में जो भी अन्य साहित्य की जो रचनाएं होंगी, जैसे रासो काव्य की या फिर जैन साहित्य की या फिर नाथ साहित्य की। तो वो सारी रचनाओं के बारे में हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे और हम आदिकाल को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी पर कोई भी परीक्षा में ना हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।